ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। 7वें चरण की चुनावी अग्नि परीक्षा पूर्वांचल के रण में होनी है, जहां बीजेपी के सामने जातियों के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने की चुनौती है, तो बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने सियासी आधार को बचाए रखने की है। इंडिया गठबंधन ने पिछड़ों और दलितों के मतदाताओं की निर्णायक भूमिका को देखते हुए ही इन सीटों पर दांव खेला है। वहीं बिहार का भी सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा नतीजे और आने के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जब से मैंने भविष्यवाणी की है तब से चाचा यानी कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद एक बड़ा फैसला लेंगे। वो प्रचार करने के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि ये भी पता चला है कि ये राज्यपाल ही हैं जो अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और निर्देश जारी कर रहे हैं। चुनावी मोर्चे पर भाजपा और जदयू बिना किसी तालमेल के काम कर रही है। जदयू वाले लोग अपनी सीटों पर लगे हैं और भाजपा अपनी सीटों पर चुनाव प्रचार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इस बार इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 300 से अधिक सीटों से जीत होगी। वहीं पीएम मोदी को उनकी 3 महबूबा चुनाव हरवा देंगी। ये 3 महबूबा कोई और नहीं बल्कि बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई की बात की जा रही है, जहां बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई पीएम मोदी की 3 महबूबा हैं। वहीं कुछ 3 दिन पहले ही तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने एक साथ मंच साझा किया और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। तानाशाही 4 जून तक बाद में हमने के फरियाले लालू जी ना डराइले मोदी जी से, तो लालू जी के लड़को डरा चाहिए। अरे मोदी जी बिहार उड़ती चिड़ियों के हल्दी लगावेला। ये कम से कम 3 हफ्ते हमने डॉक्टर साहब को बोला बेड रेस्ट अब तेजस्वी तभी करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट ना करा दे। इस अवस्था में लगभग 230 से भी ज्यादा सभाएं हमने की है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मोदी जी भाजपा के लोगों का जो हिडन एजेंडा है, देश के संविधान को खत्म करना, लोकतंत्र को खत्म करना, तो इस अवस्था में तेजस्वी बैठने वाला नहीं है। लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी उस कुर्बानी को हम लोग देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी को 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार को धोखा देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी कई बार 13-14 बार बिहार आ चुके, कई रैलियां कर चुके, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते। प्रधानमंत्री केवल नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता नफरत के झांसे में, झूठ के प्रचंड में फंसने वाली नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री से जानना चाह रही है कि 10 साल आपने राज किया, बिहार को आपने क्या दिया। आप बताओ, प्रधानमंत्री जी ने बख्तियारपुर के लिए कोई काम किया हो तो आप एक काम बता दो जो बख्तियारपुर के लिए किया हो। केवल झूठ बोला कि नहीं बोला? कोई नौकरी दी, महंगाई कम की, गरीबी कम की, कोई बढ़िया अस्पताल बनवाया, कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी बनवाया, कोई काम बख्तियारपुर के लिए इन लोगों ने नहीं किया। इसलिए हम लोग काम की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी परिवार का लोग बैठ करके उनका भाषण नहीं सुनना चाहता, कोई भाषण नहीं सुनना चाहता। क्या बात करते हैं? मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुजरा,
ऐसी ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं, ये उनके लिए मुद्दा है। हम बात करते हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, गरीबी के बारे में बात करते, बेरोजगारी के बारे में बात करते, महंगाई के बारे में बात करते। लेकिन प्रधानमंत्री जी को बिहार आकर के गाली देना है, लालू जी को गाली देंगे, तेजस्वी को गाली देंगे, राहुल जी को गाली देंगे। इतनी मर्यादा, गरिमा प्रधानमंत्री पद का कम से कम रखना चाहिए था। इनसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री और कोई नहीं है। विश्व में अगर सबसे कोई झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। ये इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। कोई बताओ अच्छे दिन आने वाले थे, कहां गए अच्छे दिन? ठग लिए कि नहीं ठग लिए? एक बार ठगाया, दो बार ठगाया, लेकिन तीसरा बार ठगाने वाला नहीं है। इसलिए मोदी जी गारंटी देते हैं, क्या गारंटी देते हैं? तेजस्वी को जेल भेजने का गारंटी देते हैं, लेकिन राहुल जी और तेजस्वी नौकरी देने की गारंटी देता है। तानाशाही। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, भाषा मर्यादा को लेकर के भी उन पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा का तो ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं वो भूल जाते हैं विपक्ष को नीचा दिखाने के चक्कर में कि वो किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं पीएम के कन्याकुमारी यात्रा पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने यह भी कहा कि वो कन्याकुमारी मार्केटिंग करने जा रहे हैं, अगर ध्यान लगाने जा रहे हैं तो कैमरा और मीडिया से दूर रहें। आज इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से विकास पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस से हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी जी का बहुत स्वागत है, सपा से इरफान जी और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिनव पांडे जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। विकास पांडे जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं इस मुद्दे की चर्चा की। जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री पर कि वो पहले तो विपक्ष को टारगेट करते हैं, ठीक है, लेकिन इस टारगेट करने के चक्कर में वो अपने बयानबाजी में भूल जाते हैं कि वो किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विकास जी। देखिए, मर्यादा शब्दों की बात अगर कर लीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग जो लोग करते रहे हैं, आज वही शब्दों की और मर्यादा की दुहाई दे रहे हैं। ये बड़ा अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे तेजस्वी जी हों, चाहे राहुल जी हों, और उनकी माँ को तो बहुत अरसा हुआ हम सबको सुने हुए, चाहे उनकी माँ हो और चाहे उन्हीं की पार्टी के कई नेता हैं तमाम, चाहे लालू यादव जी हों, चाहे मणिशंकर अय्यर हों, तमाम नेता है जिनकी शायद इंडी गठबंधन के ये सारे नेता हैं, उनकी भाषा शैली को सबसे पहले ठीक करने का ठेका लेना चाहिए तेजस्वी जी को। वो ठेका जब ये अच्छे तरीके से कर लें तब जाकर के वो दूसरे की बात करें, दूसरे को लेकर के टिप्पणी करें। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दो तीन चीजें बड़ी अच्छी लगी। अभी मैं सुन रहा था तेजस्वी जी को, जो पवित्र माह में हेलीकॉप्टर में बैठ करके मटन खा रहे थे, तो वो मटन खाने का वीडियो पोस्ट करते हैं, तो उन्हें अच्छा रहा कि इलेक्शन कैंपेन में भी मटन याद आया। ये उनका कहीं ना कहीं चाल चरित्र चेहरा भी दिखा रहा है रत्ना जी, कि विपक्ष के गठबंधन के पास आज कोई आधार नहीं बचा है। आपने विपक्ष को ये क्यों नहीं बताने को तैयार होता है कि हमने क्या दिया इस देश को? ये भी तो बताए विपक्ष की हमने क्या दिया। जब हम एक तरफ कहते हैं कि जब हम सरकार में आए तो हमने 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया, हम जब ये कहते हैं कि हमने 11 करोड़ लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन देने का काम किया, हम जब ये कहते हैं कि 14 करोड़ लोगों को जो है वो शौचालय देने का काम किया, तमाम ऐसी चीजें हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड पे उतारा, जो इससे पहले मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये देश उन मूलभूत सुविधाओं से भी दूर था। तो ये कहीं ना कहीं जब हम ये सारी बातें करते तो विपक्ष के पास ले देकर रह जाता है व्यक्तिगत हमला, चाहे प्रधानमंत्री के ऊपर हो, चाहे हमारे गृह मंत्री के ऊपर हो, चाहे हमारे गृह मुख्यमंत्री जी के ऊपर हो। तमाम तरीके के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप ही विपक्ष के पास अब मुद्दा बचा है। विपक्ष के पास अपना कोई विजन दूर दूर तक नहीं बचा है, ये स्पष्ट हो गया है। आने वाला 7वां चरण अंतिम चरण है और ये राष्ट्रवादियों की छाती पर राष्ट्रवादियों की अंतिम मुहर भी साबित होने जा रहा है। ठीक है विकास जी, इसी पर कुरैशी जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कुरैशी जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब विपक्ष
एक तरीके से उनके व्यक्तित्व को लेकर के बार बार ये पॉइंट करता है, बार बार एलिगेशंस लगा रहा है। कुरैशी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? मैडम आवाज बहुत कम है, बहुत कम है आवाज। कुरैशी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जमीलुद्दीन जी, आपको हमारी आवाज? बहुत कम आवाज आ रही है, धीमी आवाज है बहुत। ठीक है, हम तब तक के लिए इसी सवाल को जमीलुद्दीन जी से पूछ लेते हैं। आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी। आपने सुना कि भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी जो है अब विपक्ष के लोग कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। मैडम, असल में हकीकत ये है जी, विपक्ष के पास तो जो है बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि ये मुद्दे प्रधानमंत्री खुद जो है उनको देते हैं, समझे। प्रधानमंत्री के लोग नेता जो है मुद्दे क्रिएट करते हैं और झूठ बोलकर मुद्दे क्रिएट करते हैं, धोखा देकर जो मुद्दे जनता को धोखा देते हैं और अनाप शनाप जो है भाषण देते हैं, जिससे जो है ये मुद्दा बनता है कि भाई ये क्या आप कर रहे हैं, देश की राजनीति कर रहे हैं। एक अच्छे सुथरे हुए राजनीतिक को जो है देश के विकास की बात करनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं, व्यक्तिगत बातें करते हैं, जिससे दूर दूर तक विकास का कोई काम नहीं होता, जनता का भला कुछ नहीं होता है। तो ये सारी चीज है, इसको मद्देनजर रखकर जो है और प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ बातें जो है वो करते हैं मोदी जी। ये जो है बिल्कुल ये मुद्दा है कि आप जो है प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि हम जो है आरोप लगा रहे हैं और ये वो आरोप बिल्कुल जनता लगा रही है, जनता के सामने साबित है सारे आरोप। क्या आप झूठ बोल देते हैं, आपने 15 लाख रुपए जो आएंगे कहाँ नहीं आए, और आप जो है 2 करोड़ जो है वो जो है रोजगार देंगे, सारे लोग, महंगाई कितनी उरूज पर हो गई। अरे आप ये देखिए कांग्रेस के जमाने में जो है पेट्रोल कितना था, गैस कितने कम में बिकती थी, 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था, आज 1200 रुपए का गैस सिलेंडर आप दे। तो आप क्या जनता का दम घोट रहे हैं? आप सिर्फ 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन 1200 रुपए में से 200 रुपए उसी में से राशन दे देते हैं जनता को। बेवकूफ बना रहे हैं आप, जनता को धोखा दे रहे हैं। आपने कोई रोजगार नहीं दिया, तमाम आपने नोटबंदी कर दी, लोग तराई कर रहे हैं, इतने मजबूर और बेकस हो गए लोग जो है कि अपनी कहानी जाकर किसे सुनाएं। जब राजा ही हमारा भ्रष्ट है तो जो है किसको जाके कहानी सुनाएंगे आप? ठीक है हाजी जी, इसी पर बर्बाद गुलिस्तान में एक ही उल्लू काफी था, या हर शाख पे उल्लू बैठा है, ये कहानी हो गई है। ठीक है अभिनव जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है, तो ऐसे में विपक्ष और पक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। ठीक है, चुनावी माहौल है, लेकिन ये जो बार बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों को संबोधित करते हैं और विपक्ष को कहीं ना कहीं एक तरह से उनके काम को गिनाने के बजाय उनके जिस तरीके से उनके हिसाब से देखा जाए तो कोई काम नहीं है, तो जिस तरीके से वो हमलावर हो रहे हैं, जो बयानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभिनव जी क्या लगता है कि इस पर जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है ये कितना जायज है? अरे प्रधानमंत्री पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान है, यहाँ इलेक्शन चुनाव हो रहा है और जो है मानव की बात करते हैं। हाजी जी, हम आपके पास दोबारा आएंगे। मेरा सवाल अभिनव जी से था, हम उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हम आपके पास दरअसल अगर आप गौर करें, 2014 में मोदी जी इस देश के बहुत बड़े नेता के तौर पे आए थे और देश को उम्मीद थी कि वो इस देश का बहुत ही ज्यादा विकास करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं वो जो बेईमान लोग हैं, जो बड़े विचारक लोग हैं, उनको पकड़ेंगे तो ईमानदारों को अच्छा लगेगा। परंतु 19 तक आते आते वो छवि धूमिल हुई और पुलवामा हमला एक ऐसा घटना हुआ जिसकी वजह से मोदी जी की छवि दोबारा बनी। परंतु मैंने अपने आसपास के लोगों में बड़े दूर दूर तक जाके लोगों के बीच में चर्चाएं की, तो एक आम नागरिक, इस देश का नागरिक जिसकी मूलभूत आधार है रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि अगर हिंदू है तो भगवान को पूजेगा, मुस्लिम है तो अल्लाह को पूजेगा, वो उसका धर्म है। पर जो एक इंसान की बेसिक नीड है रोटी कपड़ा मकान, वो कहीं ना कहीं उससे दूर होता गया है। अब आप आते हैं रोटी पे कि राशन फ्री मिल रहा है,
आज आपको मैं बता दूं, अगर देश की सेना को ये कह दिया जाए कि आपको तनख्वाह छोड़ के हम आपको राशन देंगे, सुविधाएं देंगे, रहने का सुविधा देंगे, सारी चीजें देंगे, बट हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो मुझे लगता है कि गिनती के लोग ही हैं जो देशभक्ति के लिए वहां जाएंगे, क्योंकि सैलरी मूलभूत आधार है, उससे उनका परिवार चलता है, उनकी नीड पूरी होती है। और आप कभी गौर करके देखिएगा, मोदी जी एक बहुत बड़े स्टार थे, बट अपने स्टारडम को उन्होंने खुद कम किया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं भाजपा वाले इस बात को बताते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, हमने राम मंदिर बनाया, पर 2014 से लेकर 24 तक सिर्फ एक नवोदय विद्यालय बनाया। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो रेलवे के सरकारी स्कूलों को बंद करने के अपने एजेंडे को ला चुकी है कि रेलवे के जो सरकारी स्कूल में उसमें रेलवे के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए उसको बंद किया जाए। तो इससे साफ है कि देश की जो जनता है, जिसका मूलभूत आधार रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, वो कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट से या मोदी जी के भरोसे से दूर जा चुका है, मोदी जी पे विश्वास नहीं कर रहा। ये सिर्फ वही लोग हैं जिनको लगता है कि मोदी जी आएंगे तो हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, मोदी जी रहेंगे तो हम हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ा रहेगा। दरअसल हिंदुस्तान सभी धर्मों को लेकर चलने वाला देश है। आज के तारीख में इस देश में वो नफरत की बीज फैल चुकी है कि मेरा कहना बहुत ही मुश्किल है, बट लोग समझ रहे हैं इस बात को। और बिहार में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी ने अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है, और वो जो तेजस्वी यादव जी तंज कह रहे हैं, उस तंज को समझना चाहिए। वो तंज उनका नहीं है, वो सच में बिहार की जनता का तंज है। मैं वैशाली में था अभी जी। अभिनव जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, कुछ नेटवर्क का इश्यू है शायद आपकी तरफ से। अभिनव जी जी मैम, अभिनव जी आवाज कम है मैडम, आवाज बहुत कम है। अभिनव जी, आप जवाब दीजिए अपना। हाँ जी मैम, मैंने सही कर लिया। आवाज आई? जी 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 अभिनव जी, आप जवाब दीजिए, हमें आपकी आवाज आ रही है। तो मैं वैशाली में जब था तो वैशाली के लोगों का मत था, जो आम जनता थी उसका मत था कि हमें भाजपा को। अभिनव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, तब तक के लिए हम विकास जी से इसी पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अभिनव जी, कुछ नेटवर्क इशू है शायद आपका। विकास जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो नफरत की बीज है वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने बोई है, सैलरी की बात नहीं करते हैं, मूलभूत सुविधाएं अब खत्म हो गई हैं भाजपा की सरकार पे। विकास जी देखिए, मैंने अपने दोनों पैनलिस्ट को बहुत ध्यान से सुना जी। कहीं ना कहीं एक ही लाइन है, जो तेजस्वी जी की लाइन थी, वही लाइन दोनों पैनलिस्ट की थी, चाहे वो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हों, चाहे वो हमारे कांग्रेस पार्टी के हाजी साहब हों जी। दो तीन चीजें बुनियादी तौर पर, आप किसी का विरोध करिए, पॉलिटिकल विरोध करना राजनीतिक दलों का अपना काम है। हम कहेंगे गिलास भरे की चर्चा और वो करेंगे गिलास खाली की चर्चा। ये राजनीतिक दलों का तो काम हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी है तो उसका काम है बीजेपी की बुराई करना, समाजवादी पार्टी का काम है बीजेपी की बुराई करना, उसकी नीतियों की आलोचना करना, लेकिन कहीं ना कहीं इसके उलट जब चीजें किसी सामान्य व्यक्ति या निष्पक्ष व्यक्ति से होती हैं तो दो तीन चीजें बहुत बुनियादी होती है। बड़ा हैरत होती है इस देश में जब हमें ये सुनने को आता है कि मोदी जी ने क्या किया है, क्या किया है। जरा पूछिए जाकर के चाइना से मोदी जी ने क्या किया है। उसकी हिट्टी पिट्टी गुम है, उसकी इकोनॉमी को अपने कब्जे में लेने के लिए मोदी जी ने तमाम ऐप बैन किए। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने कितना अंकुश लगाने की कोशिश की थी चाइना पे, मुझे बता दीजिए। अभी आपने खुद पुलवामा जैसे मुद्दे का जिक्र किया, क्या पुलवामा जैसे मुद्दे तब नहीं हो सकते थे जब हमारे सैनिकों के सर काट करके पाकिस्तानी सैनिक ले जाया करते थे, उनके साथ फुटबॉल खेला करते थे? क्या तब पुलवामा जैसी चीजें नहीं हो सकती थी? अरे भाई, आपको नहीं दिख रहा है इसके लिए आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं। आपने अपनी आंखें मूंद रखी हैं तो दुनिया अंधी थोड़े ना है। दुनिया को तो सब दिख रहा है कि ये देश जब मोदी जी के हाथ में आया था तो दुनिया की 10वीं इकोनॉमी था, आज दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है। ये अपने आप हो गया। ये जादू की छड़ी थी जो हमें लगता है अभिनव जी ने और अन्य लोगों ने पता नहीं पहले से रख रखी होगी, जिसे चला दिया, अपने आप देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया। ऑल टाइम हाई हमारा विदेशी मुद्रा भंडार हो गया, ऑल टाइम हाई। 600 मिलियन डॉलर से भी, 600 अरब डॉलर से भी ज्यादा, मुझे लगता है अपने आप हो गया होगा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में मोदी जी के आने से पहले हम मोबाइल यूनिट्स का 90% आयात किया करते थे, अपने यहाँ आयात करके आती थी चीजें। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंट्री बना है। ये कैसे संभव हो गया साहब?
एक अभी आपने विषय देखा होगा रत्ना जी, बहुत बुनियादी बात मैं कह रहा हूं, और बड़ी मुझे लगता है कि जब बात होनी चाहिए तो बात सारी चीजों की होनी चाहिए और बात अच्छी चीजों की भी होनी चाहिए। और अच्छी चीज ये है कि ये वो देश है जहां चलती ट्रेन में धमाके, साइकिल में धमाके, स्कूटर में धमाके, बस स्टैंड पर धमाके, धमाकों की न्यूज यहां आम आदमी के लिए सुनना एक नेचुरल बात हो गई थी। जरा देख लीजिए मोदी जी की सरकार आने के बाद कितने धमाके हुए भाई, जरा पूछ लीजिए हमें कि कितने बंबई बम ब्लास्ट जैसे कांड हो गए, जरा पूछिए इन्हें, नहीं बताएंगे। जरा पूछिए उस उत्तर प्रदेश वासियों से आकर के, श्यामली हो, मुजफ्फरनगर हो, आंवला हो, तमाम ऐसी जगह थी कि मेरठ हो, तमाम जगह थी जहां एक दंगों की संस्कृति विकसित हो गई थी। हर साल कोई बड़ा दंगा होना एक लाजमी था इन इलाकों में। आज देख लीजिए 6 साल योगी जी को हो गए, कितने बड़े दंगे हुए, जरा पूछ लीजिए। देश की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, देश की मैं इस स्थिति को लेकर के कहने ही नहीं चाह रहा। वो सारी चीजें आप जानते हुए भी इग्नोर बन रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। विशुद्ध रूप से रत्ना जी, बहुत बुनियादी बात है कि आपके आंखें मूंद लेने से ये तय नहीं हो जाता कि सामने वाले सारे अंधे हो। दुनिया को, हिंदुस्तान के लोगों को सब दिख रहा है। जब मोदी जी 4-3.5 करोड़ प्रधानमंत्री, एक मिनट लेट मी फिनिश मेरे भाई, बॉस मैंने नहीं बीच में बोला, देश की जनता रत्ना जी मैं बीच में नहीं बोला भाई, मैं बीच में नहीं बोला। जब मोदी जी, अरे सर सुनिए, बगैर भेदभाव के काम करना क्या होता है, मैं एक उदाहरण के सहित आपको बताता हूँ रत्ना जी। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने प्रधानमंत्री आवास दिए गए, अभिनव जी बीच में मत बोलिए, मेरा आग्रह है, क्योंकि मैं बीच में बोलूंगा तब आपको बुरा लगेगा। अभिनव जी जब मैं बीच में बोलूंगा तब आपको बुरा लगेगा। आप एक एक करके जवाब दीजिए, आप आराम से मुझे जवाब दीजिए, मैं भी आ रहा हूं। अभिनव जी, आपको पता ही नहीं है देश की भावनाएं क्या हैं, आपको पता ही नहीं है। आप बताइए क्या देश दुनिया की दूसरे नंबर की मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, इंडिया की नहीं है? आज आप देख लीजिए, इंडिया के अंदर फॉक्सकॉन कंपनी बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर की कंपनी है, वो हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा प्लांट लगाने जा रही है, बहुत बड़ा प्लांट। देश में आप 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग का मोबाइल करेंगे क्या आप? देखिए जब लोग मोबाइल यूज ही नहीं कर पाएंगे। ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम। आप मुझे ये बताइए, नहीं दिखेगा भाई, 80 करोड़ लोगों को आपकी सरकार दावा करती है कि हम फ्री राशन देते हैं। लालटेन लेकर के लोग घूमते थे और लालटेन लेकर के लोगों की राहजनी कर लिया करते थे, लोगों को लूट लिया करते थे, इसीलिए उन लोगों को हटाया गया था। लेकिन क्योंकि आपको उस संस्कृति से बड़ा लगाव हुआ होगा, ज्यादा पसंद आती है। विकास जी और अभिनव जी, आप दोनों से आग्रह है एक एक करके अपनी बात रखें, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है विकास जी, आपसे रत्ना जी मेरा टर्न चल रहा था, रत्ना जी मेरा टर्न चल रहा था, मेरा टर्न खराब किया गया। ठीक है अभिनव जी, इसके बाद मैं आपको मौका दूंगी, आप अपना पक्ष रखिएगा। विकास जी की बात पूरी कर लेने दीजिए पहले। ठीक है विकास जी, आप बोलिए। रत्ना जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देने से दुनिया नहीं चलती है, दुनिया चलती है यथार्थ से। अभी महंगाई पर बड़े प्रवचन सुन रहा था मैं, और मेरी तो आंखें द्रवित हो गई कि महंगाई पर प्रवचन देने वाले ये भूल गए कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है। किसके शासनकाल में गाना बना, जरा सारे पैनलिस्ट से पूछ लेना। और सारे पैनलिस्ट मेरा एक चैलेंज भी यहाँ पर स्वीकार करके जाएं, मैं इंक्लूड कर रहा हूं अपने राजनीतिक विश्लेषक को भी, कि मोदी जी को भी 10 साल हो गए और मनमोहन सिंह जी ने भी 10 साल सरकार चलाई। मनमोहन सिंह जी का वो काल याद करिए, 2009, 10 और 11, जब महंगाई ऑल टाइम हाई थी और पूरे साल डबल डिजिट यानी 10% से ज्यादा रहती थी महंगाई पूरे साल। मैं चुनौती दे रहा हूं अपने पूरे पैनलिस्ट साथियों को कि मुझे मोदी जी का एक साल बताइए, कोई एक साल जिस पूरे साल महंगाई डबल डिजिट में रही हो। आप पेट्रोल की बात करते हैं, जब हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, पूरे देश में आप पेट्रोल का ढिंडोरा पीट रहे थे, पेट्रोल महंगा, पेट्रोल महंगा, पेट्रोल महंगा। और हिमाचल में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, इनकी कैबिनेट ने पहला डिसीजन लिया, पेट्रोल पे सेस बढ़ा करके उसके पैसे बढ़ा दिए, 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता से विदा हुए, तब पेट्रोल की कीमत 34 रुपए लीटर थी, और जब कांग्रेस पार्टी 2014 में सत्ता से विदा हो रही थी, तब पेट्रोल की कीमत थी 81 रुपए, और आज वही पेट्रोल 96 रुपए है। तो 34 रुपए से 81 रुपए कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ, वो ज्यादा बढ़ा, या 81 रुपए से 96 रुपए मोदी जी के 10 साल में बढ़ा, वो ज्यादा बढ़ा? जरा पता करके मुझे बता दीजिए श्रीमान।
ठीक है विकास जी। अभिनव जी, अब आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन इस बीच कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। अभिनव जी, अभिनव जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? मेरे सवाल जी अभिनव जी, जी बोलिए। हेलो जी कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया, यह देश ठीक है, हम हाजी जी से इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। कुछ नेटवर्क इशू है, अभिनव जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हाजी साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि जिस तरीके से इन्होंने कांग्रेस के और जो बीजेपी की सरकार 2014 में आई, उससे पहले 10 साल कांग्रेस रही थी सत्ता में, दोनों ही कामों को इन्होंने गिनाया है। पेट्रोल की प्राइसिंग को लेकर के इन्होंने बातचीत की है। हाजी जी, देखिए कांग्रेस का जो ये था बहुत सुपर। हाजी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। कांग्रेस ने लगाए, ये बात झूठा है और ऐसा है जैसे सूरज को जो है आप आईना दिखा रहे हैं। क्योंकि अब मैं तो ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा कि जो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अब आप अपना जबान दराजी कुछ भी करते रहें, सवाल तो मोदी जी का जो है तो इधर उधर की कर ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे राजन से कुछ गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज मोदी जी की रहबरी का सवाल है। जैसे हम आपकी बोलते में को मोदी जी प्रधानमंत्री होकर उसकी गरिमा को खराब करते हैं। अरे आप इलेक्शन है तो सच्चाई और ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़े, बेईमानी की कहाँ जरूरत है। आपने इसी को एक दिया कि अगर जनता कह रही है कि नहीं वो बैलेट से इलेक्शन होगा तो आप ईवीएम के ऊपर जो है होगा कि नहीं ईवीएम से ही होगा। और देश की न्यायपालिका के ऊपर भी आपने जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आप क्या कहेंगे, जनता तो त्रस्त है, मजबूर टेरर से जो है हुकूमत नहीं चलती है। आप जो टेरर कायम करना चाहते हैं, महंगाई का है, अगर कोई जबान करे उसका घर तोड़वा दो। योगी जो है कुछ भी बोल रहे हैं, और जहां हो हिंदू और मुसलमान की बात कर दो, मंदिर और मस्जिद की बात। अब तो आपने राम मंदिर बनवाया, चलो राम मंदिर का एक इश्यू खत्म हो गया। अब आप जो है हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, तमाम दंगे हो गए आपके जमाने में, और एक नफरत की खाई जो है वो पैदा हो गई। ऐसी जैसे अभिनव जी ने, पांडे जी ने कहा, सच्ची बात कही कि भाई जो है कांग्रेस के जमाने में कुछ ऐसा नहीं हुआ। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल जो है बताइए कहां से कहां हो गया। कांग्रेस के जमाने में 80 रुपए था और आज 96 रुपए जो है पेट्रोल है। तो इस तरीके से हर चीज की कीमत बढ़ी। यहाँ तक कि आपने दाल, चीनी और दूध के ऊपर जो है, बच्चों के दूध तक पर जो है आपने वो टैक्स लगा दिया। ये कहा कि जो है बहुत उसकी बात है, जबकि जनता को राहत देनी चाहिए। प्रधानमंत्री का काम होता है कि वो विकास की बात करे, जनता के विकास की बात होनी चाहिए। प्रदेश में अगर सरकार है तो वहां भी जनता के विकास की बात होनी चाहिए। टेरर नहीं कायम होना चाहिए, आपने टेरर कायम कर दिया। आप समझ रहे हैं लोग उससे डर जाएंगे, लोग नहीं डरते हैं। ऐसी बातों से लोग नहीं डरते हैं कि आप उनका घर तोड़ दो, उनको एनकाउंटर कर दो, उनको मरवा दो, उनको ऐसा कर दो, ये कर दो, मुकदमे लगा दो। अरे आपके तो खुद ही मंत्रिमंडल में इतने क्रिमिनल बैठे हुए हैं जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, और आप क्या कह सकते हैं। आपकी छवि तो वैसे ही खराब है। इसलिए जनता समझ गई है आपको। आने वाले चुनाव में जनता जो है आपको वोट नहीं डाल रही है। जहां तक गठबंधन का सवाल है तो आप घबरा रहे हैं गठबंधन से, और इल्जाम लगा रहे हैं कि साहब हमारी तस्वीर को खराब कर रहे हैं ये लोग। आप तो इसलिए आप जो है तानाशाह बन गए, और तानाशाह कभी नहीं चलेगी। तानाशाही सरकार कहीं नहीं चलती है जब बगावत होती है, और ना बंदूक और तोप की सरकार चलती है। इंसानों की आवाज को बंदूक और तोप से नहीं दबाया जा सकता है।
इसलिए जब यलगार होगा, इनकलाब पैदा होगा, तो मोदी जी आपका कहीं पता नहीं होगा, योगी जी का कहीं पता नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर शांति और सद्भाव और विकास के लिए काम करेंगे तो ये देश उन्नति करेगा। ठीक है हाजी जी, ठीक है। इरफान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि जो जिस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर ये सवाल उठाया गया है और अब तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है कि कुछ बड़ा होने वाला है, ये क्या संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है? इरफान जी। मैडम देखिए, आज जो भी चुनाव लड़ा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि हिंदू मुस्लिम, जब इन्हें कुछ नहीं मिला। 10 साल का आपने कार्यकाल पूरा किया है, आप अपने विकास कार्य गिनाइए, आप अपने कार्य गिनाइए। वो छोड़ने के बावजूद आप विपक्ष पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं कि कांग्रेस फला जमाने में ये थी, कांग्रेस फला जमाने में ये थी, या विपक्ष ये था। आप भाई अपने कार्य गिनाइए ना। आपको पूरा मौका मिला है, आपको पूर्ण बहुमत की सरकार है, आपकी कोई तोड़ फोड़ की भी सरकार नहीं है। आप किसी के दबाव में भी आपने काम नहीं किया। आप अपने काम गिनाइए ना, आप अपने काम गिना के वोट मांगिए, क्योंकि काम गिनाने वोट इनके पास कुछ है नहीं। बिना काम किए वोट मांगना है तो आप के पास बचता है हिंदू और मुसलमान का। भाई हिंदू मुसलमान की तो बात साफ है, मुसलमान यहाँ 14% है और हिंदू यहाँ पर 84% है। तो अगर इस तरह से धर्म के नाम पे गिनती करनी है तो चुनाव की क्या जरूरत है? उसको अलग अलग गिनती करा लो आप। एक ही बात है, अगर चुनाव लड़ना है आपको, प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को कायम रखना है, तो चुनाव के तरीके से लड़िए। एक भी चुनाव आप विकास के मुद्दे पे लड़ ली, एक शिक्षा के मुद्दे पे लड़ लीजिए, दवाई के मुद्दे पे, किसी भी मुद्दे पे ये टिकने के लिए तैयार नहीं है। बात नीतीश कुमार जी की, वो तो पलटू राम है। कल उनके साथ, हमारे साथ थे, कल उनके साथ है, उनका कुछ नहीं। ये तो बिन पैंदी के लोटे हैं नीतीश कुमार जी। जहां उनको अपना फायदा दिखेगा वहां वो लुढ़क जाएंगे और लेने वाले को भी मजबूरी होती है साथ में। ये तो नीतीश कुमार की कोई भरोसा नहीं है। अगर इनके पास 10 सीट होंगी या 5 सीट होंगी तो वो आगे गठबंधन में मिल जाएंगे या गठबंधन के साथ चुनाव लड़के दूसरी तरफ चले जाएंगे। नीतीश कुमार की तो बात करना ही बेकार है, ये तो पलटू राम है। लेकिन जिस फायदे के बारे में सोचकर नीतीश कुमार ने ज्वाइन की थी बीजेपी, वो फायदा भी अब कहीं नजर नहीं आ रहा है। इस पर तो बार बार सवाल उठाए जा रहे। विकास पांडे जी रैलियों में नहीं दिख रहे हैं। आदमी के तो हाथ में कुछ नहीं होता है मैडम। जनता समझ चुकी है ना, इन्हें जनता इनके बारे में जान चुकी है कि ये लोग, ये हमारा वोट बेकार जा रहा है। डालता तो आप वोट डालने वाला सोच के डालता है कि वोट हमने कहाँ डाला है, वो जाके दूसरी तरफ मिल जाते हैं। तो इसलिए इनके हक में कोई वोट नहीं डालेगा आपके। जनता इन्हें समझ चुकी है और नीतीश कुमार का खाता 0 रहेगा इस बार बिहार में। ठीक है इरफान जी, ठीक है। विकास पांडे जी, जिस तरीके से ये बार बार कहा जा रहा था कि पार्टियों का हाथ तो थाम लिया गया है, लेकिन जिस फायदे की बात की जा रही है वो फायदा तो दिया ही नहीं जा रहा है ना पार्टी की तरफ से, और जो प्रत्याशी भी आए हैं, जो नेता भी आए हैं, उन्हें भी कोई फायदा नहीं दिख रहा है। तो किस बेसिस पे अब ये खाता खुलेगा? कैसे वोटिंग होगी? कैसे वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगी? और ये जो कुछ बड़ा का संकेत दिया जा रहा है, ये क्या है? ये बड़ा क्या है आपके हिसाब से, विकास पांडे जी? ये मन बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये तेजस्वी यादव ने अपने मन बहलाने के लिए एक सगुफा निकाला है, क्योंकि 4 तारीख के बाद उन्हें मन बहलाने के लिए कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना रत्ना जी। तो वो उन्होंने अपना ढूंढ लिया है पहले से ही। जैसे हमारे पैनलिस्ट साथियों ने भी तुरंत देखिए ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दिया, आपने भी सुना होगा, है ना। तो ईवीएम पे ठीकरा, मुझे पूरी उम्मीद थी कि 4 तारीख आने से पहले ईवीएम कटघरे में जरूर खड़ी हो जाएगी। जिस तरीके की जनता का रुझान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है, तो ये तय था कि ईवीएम कटघरे में खड़ी होने वाली है। मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जब ईवीएम पे सवाल उठाते हैं तो क्या इस बात पे सवाल नहीं होना चाहिए रत्ना जी? ये आपको ही सवाल इस पर समझना चाहिए था कि ये वही ईवीएम है जिस ईवीएम के भरोसे राहुल गांधी जी वायनाड में चुनाव जीते। ये वही ईवीएम है जिसके भरोसे राहुल गांधी जी हिमाचल प्रदेश में उनकी पार्टी ने चुनाव जीता। ये वही ईवीएम है जिसके भरोसे अभी तेलंगाना और कर्नाटका में राहुल गांधी जी की पार्टी ने चुनाव जीता। लेकिन वही ईवीएम उत्तर प्रदेश में खराब है, वही ईवीएम मध्य प्रदेश में खराब है, वही ईवीएम जब देश के चुनाव होंगे तो खराब हो जाएगी। ईवीएम वही है ना रत्ना जी, कि बदल गई ईवीएम, हर जगह बदल जाती है। जहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है वहां ईवीएम ठीक हो जाती है, और जहां कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है वहां ईवीएम खराब हो जाती है। तो फिर मैं वही कहूंगा, ये हंसने का विषय है जो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता उजागर कर रहा है कि ये हारे हुए, हताश और निराश व्यक्ति हैं। 60 साल काम करने के बाद आपके पास जवाब नहीं है, कहने के लिए और बताने के लिए कुछ नहीं है कि आपने दिया क्या।
अपनी विरासत की सीटें जो पुरखों से इन्हें विरासत में मिली थी, वो सीटें आप हार गए। सरकार चली जाना तो दूसरी बात होती रत्ना जी, वो सीटें आप हार गए। और हार क्यों गए, मोटा मोटी बात मैं बता दूं आपको, राहुल गांधी जी वायनाड से सांसद है। इससे पहले 5 साल वो अमेठी से सांसद थे, 10 साल हो गए, और अमेठी से इससे पहले भी राहुल गांधी सांसद थे। मैं चुनौती देता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में 44 बार गए, 44 टाइम्स ही विजिट बनारस। राहुल गांधी मुझे बता दे कि वो वायनाड कितने बार गए। राहुल गांधी मुझे बता दे कि वो अमेठी 2014 से 2019 तक कितने बार गए, मुझे बता दे। यही फर्क है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की काम करने में रत्ना जी। बिल्कुल विशुद्ध रूप से जब हम काम करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिमों की आबादी है 14 से 15%, और प्रधानमंत्री आवास उत्तर प्रदेश के अंदर जो दिए गए हैं उनमें मुस्लिमों की हिस्सेदारी है 30%, 30%, यानी अपनी जनसंख्या से दुगनी हिस्सेदारी प्रधानमंत्री आवास में है। और अभी ढिढोरा पीट रहे थे साहब, अभी बड़े बड़े संकीर्तन कर रहे थे कि वो मुस्लिम हिंदुओं में खाई पैदा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कितने दंगे हुए पूछ दिया तो गला सूख गया। मुस्लिमों को क्या क्या हमने दिया वो बता दिया, तो अभी बगले झाकेंगे। बताइए ना आपने क्या दिया मुस्लिमों को। वोट बैंक छलने के लिए केवल एक छलावा और लॉलीपॉप जरूर आपने मुस्लिमों को दिया। बाइंदा मुस्लिमों के लिए कभी कुछ नहीं किया किसी कांग्रेस पार्टी ने। रत्ना जी बड़ी बात कह रहा हूं आपसे, जब भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला, पहली बार जब हमें राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला तो हमने एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया। किस समाज से आते हैं, किस वर्ग से आते हैं, पूरा देश जानता है। और उनका विरोध करने का काम, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उनका विरोध करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जब हमें दोबारा राष्ट्रपति बनाने का रत्ना जी अवसर मिला तो हमने एक एसटी जाति के, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने का काम किया, उसका भी विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। और जब हमें दोबारा राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला तो हमने एक आदिवासी, जो मुझे लगता है कि हमारे समाज में सबसे निचले तबके की वर्ग को कहा जाता है, उसकी एक महिला को जब हमने राष्ट्रपति बनाया तो उसके लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया, ये हताशा दिखा रही थी कांग्रेस पार्टी की। और वो हताशा वैसे ही बदस्तूर आज भी जारी है। और यही हताशा इस बात का प्रमाण है कि विधानसभाओं में मुसलमान को मेंबर बनाया, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लिख करके रख लीजिए आप। जवाब नहीं दिया। आप बताइए, जब महंगाई पे मैंने सवाल किया, क्या किसी प्रवक्ता ने जवाब दिया? आप खुद कह रहे हैं 81 रुपए से 96 रुपए हो गया। मैंने भी मान लिया है, हमने 10 साल में 81 से 96 किया, और आपने 10 साल में 34 से 81 कर दिया। ठीक है विकास जी, 81 रुपए कर दिया। ठीक है विकास जी, आपके ही इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए अभिनव जी मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन कांग्रेस को लेकर के इन्होंने बहुत कुछ बोला है कि हर वर्ग के लोगों को इन्होंने राष्ट्रपति बनाया है, इनका कहना ऐसा है। और जब जब राष्ट्रपति बने तब तब कांग्रेस के लोगों ने सवाल उठाया। हाजी जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जी अभिनव जी, मैं आपके पास नहीं दिया मुसलमान को, ये कैसे कह सकते हैं कि हम मुसलमान के हितैषी हैं? आपने एक भी टिकट दिया विधानसभा में या आपने जो है लोकसभा में बीजेपी की पार्टी ने? तो ये कैसे इतनी बड़ी बात कर सकते हैं कि साहब हमने प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति बनाए और ऐसे वर्ग से बनाए, ये बनाए, लेकिन आपने उसका मेंबर तो लोकसभा का मेंबर का किसी को टिकट नहीं दिया लोकसभा सदस्य के लिए। आदिवासी समाज की महिला को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन इनसे पूछे प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं लेके गए? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का क्यों नहीं साथ लेके गए? राष्ट्रपति बनाया, लेकिन जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो वह बेचारी जो है वो हमारी राष्ट्रपति कहाँ गई, कहाँ इन्विटेशन था उन्हें? ये तो शर्म आनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जाके जो है उसका उद्घाटन कर रहा है राम मंदिर का। ठीक है हाजी जी। इरफान जी, आप भी अपनी बात कहिए, इकट्ठा हम सवालों के जवाब देंगे। विकास पहली बात तो ये कि इन्होंने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन इनसे पूछिए कि इन्होंने उनका बाइकाट क्यों किया, उनसे उद्घाटन में साथ क्यों नहीं लेके गए? उनको कहीं से कहीं तक दूर तक वो दिखाई नहीं थी।
जबकि सर्वोच्च पद है, उनको साथ जाना चाहिए था, या इनकी गरी या इनका जो है वो टूट जाता कि जी हम बहुत निचले तबके को जो है प्राण प्रतिष्ठा में ले गए। मोदी जी अपना अकेले ही बजाओ फिरे और तमाम जो धर्म गुरु थे उनको भी पीछे छोड़ दिया। और रही बात, एक सवाल इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि कांग्रेस ने या फला उसने 70 साल देश को लूटा है। अब देखिए, जो देश को लूटने वाले लोग हैं, इनके हिसाब से बीजेपी के दादे के देश को लूटने वाले लोग, अमरिंदर कैप्टन से क्यों आपने गठबंधन किया वहां पंजाब में जाके? जो कांग्रेस के आदमी थे, कांग्रेस पार्टी में 20-40 साल रहे वो, और कांग्रेस की राजनीति उन्होंने की, और वो इनके साथ आ गए जब तो वो लुटेरे थे, और बीजेपी के साथ इनके साथ आज चुनाव लड़ रहे हैं तो वो उनके सारे पाप धुल गए। तो बताइए, लुटेरों को साथ क्यों लगाते हैं लोग? विकास जी, बीजेपी वालों से विकास जी बार बार जो आपने राष्ट्रपति बनाने की बात कही है, लेकिन ये बात तो बार बार विपक्ष के द्वारा उठाया गया है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन राष्ट्रपति कहीं तक दूर तक नहीं नजर आए। विकास जी, एक ऐसा सम्मान दिया जा रहा है कि देश में इतना बड़ा इतिहास रचा जा रहा है और उसमें राष्ट्रपति का कहीं नामो निशान नहीं है। विकास जी, रत्ना जी, मुझे लगा आप जैसे एंकर से ये अपेक्षा नहीं थी। थोड़ा आपको याद होगा कि राष्ट्रपति जी क्यों नहीं आई थी। राष्ट्रपति जी ये को मेरे सवाल नहीं है। विकास जी एक मिनट, मैं आपको समझाती हूँ, मेरे सवाल नहीं है, मैं विपक्ष के ही सवालों के ही बिल्कुल लेकिन ये बात आपको जानकारी में होनी चाहिए कि राष्ट्रपति जी क्यों नहीं आई थी। विकास जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं, मुझे क्या पता, मैं अपना ओपिनियन नहीं यहाँ पे रखने आई हूँ। आप दोनों के जानकारी तो आप राजनीति में चर्चा कर रही है। सुनिए, आप सुनिए मेरी बात को। राष्ट्रपति जी को निमंत्रण दिया गया था, उन्होंने उस निमंत्रण को ये कहते हुए असमर्थता जताई कि मेरे पास समय नहीं है। उस दिन मेरा विशेष कोई आयोजन था, विशेष कोई कार्यक्रम था, उसकी वजह से उन्होंने उसके लिए माफी चाही। और ऐसी कोई प्रतिक्रिया राष्ट्रपति ने उजागर नहीं की, उजागर नहीं की। ये तथ्यों के आधार पर सबूत थे इस बात का कि जो है उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई काम है या मैं अनिवार्य काम है, मैं नहीं आ सकती हूँ। ये सब झूठ बात है। आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, क्यों नहीं आप अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मुस्लिम बना देते हैं? क्यों नहीं 3 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला? बड़े मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की सवाल ही नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं। हम अपने बचपन की बात बताए गए, रामायण देखने के लिए 40% मुसलमान रामायण देखने के लिए जाया करते थे। आज एक मुसलमान रामायण देखने के लिए जाता है क्योंकि आपने बीजे से बोल दिया, बीजेपी वालों ने, कि मुसलमान सेक्ट के दायरे में आ जाता है। वरना हमने अपने बचपन में देखा है कि अगर 100 आदमी रामायण देख रहे हैं, 200 देख रहे हैं, तो उनमें 50-60 आदमी मुसलमान रामायण एक साथ हिंदू मुस्लिम देखा करते थे और पूरा प्रोग्राम चला करता था 15-20 दिन का रामायण का। अब आप कोई मुसलमान रामायण की तरफ तो नहीं भटकता है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की चाल है और राजनीति की। इन्होंने ऐसे बीच बो दिया हिंदू मुस्लिम के बीच में कि ये कोई भी प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम का एक साथ देखना नहीं चाहते हैं। तो आप बताइए, आपने कितने मुस्लिमों को अपने यहाँ मुख्यमंत्री बनाया, कितने को राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाया? मुझे बता दीजिए। राजनीति बीजेपी करती है, धर्म के आधार पर राजनीति बीजेपी करती है और कोई पार्टी नहीं करती है। धर्म के आधार पर और कोई पार्टी राजनीति नहीं करती है। धर्म के आधार पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी राजनीति करती है। और ये बीजेपी की राजनीति अब धर्म की राजनीति चलने वाली नहीं है। जनता इसको 10 साल देख चुकी है। के चुनाव में भी 2027 के चुनाव में भी भाजपा सरकार वोटरों को ढूंढती फिरेगी। बदलाने का काम करते हैं, ये सबसे बड़ी सच्चाई है जो सपा और कांग्रेस पार्टी की सच्चाई जनता सब जानती है। और इस बार भी आपको 4 जून कहाँ पे पता चल जाएगा। 4 जून को नहीं, 1 जून को आपको तो आईबी की रिपोर्ट आ चुकी है। आईबी की रिपोर्ट में आप 180 सीट से ज्यादा नहीं जा पा रहे हैं कहीं भी। लेकिन आपको कलाम साहब से दिक्कत है, आपको कलाम जैसे हमें किसी से दिक्कत नहीं है। हम धर्म की राजनीति करते ही नहीं है। धर्म की राजनीति सिर्फ भाजपा करती है। अंसारी से प्रेम है, आपको अतीक अहमद से प्रेम है। तो ये जो प्रेम है आपका सिलेक्टिव मुस्लिम प्रेम, ये जो सिलेक्टिव मुस्लिम प्रेम है, ये है समाजवादी पार्टी का राजनीतिक आधार। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, वो धर्म की राजनीति नहीं करती है। जो राष्ट्रवादी हो, जो समाज को ले जाने वाला, आगे ले जाने वाला, धर्म की राजनीति नहीं करती है। इस बार आपने ठेका लिखाया, आपने मुझे एक नाम नहीं बताया कि किसे मुख्यमंत्री बनाया समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम में से। बताइए मुझे आप। मैंने आपको बताया धर्म के नाम पे राजनीति समाजवादी नहीं करती है।
समाजवादी सबकी बात करती है, सर्व समाज की छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने की बात करती है समाजवादी पार्टी। हमारे मुख्य कि आज आप आदरणीय अखिलेश यादव जी का नारा है, माननीय मुलायम सिंह जी का नारा था कि सर्व समाज का विकास जी और विकास। इरफान जी, विकास जी और इरफान जी, एक मिनट, विकास जी और इरफान जी, एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। विकास जी, इरफान जी, एक मिनट विकास जी, ठीक है, आप अपनी बात को 2 मिनट में कंप्लीट करिए, जिसके बाद इरफान जी आप अपना जवाब दीजिएगा, एक साथ मत शुरू हो जाइए। विकास जी, मेरे बीच में बोले, मैं नहीं बोला इनके बीच में। विकास जी, इसीलिए मैंने आपको पहले चांस दिया, बोलिए। रत्ना जी, बुनियादी सवाल मैं फिर कहता हूं आपको, जो मुस्लिमों की ठेकेदारी लेकर के इस पूरे देश में घूम रहे हैं, क्या ये सवाल उनसे नहीं होना चाहिए कि आपने मुस्लिमों को दिया क्या? इस प्रदेश में 15-15 साल शासन करने वाले बताएं कि उन्होंने इस प्रदेश में मुस्लिमों को क्या दिया? 60-60 साल इस देश में शासन करने वाले बताएं कि उन्होंने इस देश में मुसलमानों को क्या दिया? आज भी उनका जो जीवन स्तर है वो सामान्य जीवन स्तर है, सामान्य से नीचे का जीवन स्तर है। क्या इसके लिए पूर्ववर्ती सरकारों को दोष नहीं देना चाहिए, जो आज भी मुस्लिमों की सबसे बड़ी ठेकेदार बनती हैं, सबसे बड़ी ठेकेदार बनती हैं? अगर मैंने ये सवाल कर लिया रत्ना जी कि आप मुझे बता दीजिए कांग्रेस पार्टी कि कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने मुस्लिम बनाए अपने यहाँ, क्योंकि हम तो मुस्लिमों के हितैषी है नहीं उनके हिसाब से, तो मुझे यही बता दें जो मुस्लिमों की ठेकेदारी लेकर लिखाए बैठे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम बनाए, कितने प्रधानमंत्री मुस्लिम बनाए, मुझे बता दे कांग्रेस पार्टी, मुझे बता दे समाजवादी पार्टी कि इन्होंने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने यहाँ मुस्लिम बनाए, कितने बार मुख्यमंत्री मुस्लिम बनाए। क्या आजम खां के लिए खड़े हुए कभी है? नहीं खड़े हुए, क्योंकि ये परिवारवादी दल है, ना इनका मुस्लिमों से कोई लेना देना है, ना ओबीसी से लेना देना है, ना सवर्णों से लेना देना है। इनका लेना देना अगर है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, इनसे लेना देना है, और उनका अगर लेना देना है तो अखिलेश यादव, अक्षय यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव, तेज प्रताप यादव, रामगोपाल यादव, उनका अगर लेना देना है तो केवल उनसे लेना देना है। इनका किसी धर्म, किसी वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, किसी जात से कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना केवल अपने परिवार से है। मेरा सवाल 3-4 मैंने किए, एक का भी जवाब नहीं लिया। मेरा आग्रह है रत्ना जी, ले लीजिएगा जवाब। ठीक है विकास जी, ठीक है। इरफान जी, अब आप लोग मुस्लिमों के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। विकास जी, ठीक है, विकास जी आपने अपना पक्ष रख लिया है, ठीक है। हाजिर जी कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे साथ। जी हाजिर, जवाब जरूर ले लीजिएगा रत्ना जी, पहले जवाब। विकास जी वो जवाब दे रहे हैं, एक मिनट। इरफान जी मैं आती हूँ, इसके बाद मैं आती हूँ आपके पास, एक मिनट। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सैफुद्दीन सोज उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ये उस जमाने में कब बने ये भी बताइए, ये आजादी से पहले बने, ये भी बताइए ना देश को। कांग्रेस में देखिए AR अंतुले को जो है मुख्यमंत्री बनाया इंदिरा गांधी ने। आजाद भारत से पहले तो कांग्रेस का केवल उदय इसलिए हुआ था रत्ना जी कि इस देश को आजादी दिलाने के लिए कांग्रेस का उदय हुआ था। स्वयं गांधी जी ने ये कहा था कि इस कांग्रेस को आप खत्म कर दीजिए, गांधी जी ने कहा था। मुझे बताइए कितने प्रधानमंत्री दिए? विकास जी एक मिनट, हाजिर जी जवाब दे रहे हैं, एक मिनट। आप मुझे बताएं, आपने एक सीट जो है मुसलमान को नहीं दी मेंबर पार्लियामेंट के लिए। जो आपने ठेका उठा रखा है, आप ही बता दीजिए ना हमें। सबका साथ और सबका विकास का नारा दे रहा अगर मुझे अवसर दिया जाए, तो देश की जनता को धोखा दे रहे हैं, अब बांट रहे हैं आप हिंदू और मुसलमान को बांट रहे हैं। दिल्ली से लेकर के तमाम दंगे कराने वाले आप, और देश में दंगा संस्कृति विकसित कराने वाले आप। ये आपके समय में रिपोर्ट आई थी कि कांग्रेस शासनकाल में इस देश में 5600 से ज्यादा सामुदायिक दंगे हुए। ये हमारे शासनकाल में नहीं, कांग्रेस के शासनकाल में रिपोर्ट आई थी। आपके यहाँ दंगे कराने के बाद प्रधानमंत्री ये कहता था कि जब बड़ा विकास जी, एक मिनट, विकास जी, अभी आप कह रहे हैं कि आपके बीच में बोला जा रहा है। विकास पांडे जी, इरफान जी, एक मिनट, आप हम लोग एक साथ क्यों बोल रहे हैं भाई? एक साथ क्यों बोल रहे हैं? क्या वक्त की कमी है, या किसी को मैं अपनी बात कहने का मौका नहीं दे रही हूँ? एक साथ क्यों बोल रहे हैं आप लोग? एक मिनट, इरफान जी, एक मिनट, इरफान जी, एक मिनट, इरफान जी।
ठीक है, हम अभिनव जी के पास जाते हैं। अभिनव जी, आपने सुनी किस तरीके की बातें हुई, हिंदू मुस्लिम को लेकर के तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। आपको क्या, आप जो जिस तरीके से चुनावी माहौल है, बार बार ये कहा जा रहा है, जैसे नीतीश कुमार को लेकर के बातें की इन्होंने और कहा कि वो तो पलटू राम है, जो फायदा नीतीश कुमार सोचकर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, वो फायदा तो अब चुनाव खत्म होने को है, वो फायदा तो दिख नहीं रहा है, कहीं किसी चुनावी रैली में नहीं दिखे नीतीश कुमार। तो और ये जो बड़ा दाव जो भविष्यवाणी की गई है तेजस्वी यादव की तरफ से, ये किस ओर इशारा करता है और क्या कुछ बदलाव अब 7 जून के बाद, माफ करिएगा 1 जून के बाद देखने को मिलेगा, और 4 तारीख को जब डिसीजन आ जाएगा उसके बाद रणनीति में जो राजनीति है, जो रणनीति है, उसमें क्या हलचल होने वाली है? अभिनव अरे जून के बाद बिहार में बड़ा बदलाव आएगा, देखना आप, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे वहां के। इरफान जी 1 मिनट जी, बिल्कुल अभिनव जी से हम पहले सवाल का जवाब ले लेते हैं, हम आते हैं आपके पास 2 मिनट जी। अभिनव जी, मैम मुझे जहाँ तक मेरा एक अच्छा अनुमान है, लोगों के बीच में मैं रहा, भाजपा में वहाँ भाजपा की सीटों में कोई कमी नहीं आएगी, परंतु जो नीतीश कुमार जी को सीट दी गई है एनडीए अलायंस के द्वारा, नीतीश जी की सीटों में भारी घटौती आएगी। मतलब जहां तक मुझे लगता है कि नीतीश जी की वजह से भाजपा को बड़ा नुकसान होगा बिहार में, क्योंकि बिहार की जनता ने उनकी नीतियों को देखा। जैसे पहले शराबबंदी की नीति थी, लोगों ने बहुत पसंद किया, बट बिहार की जनता ने उस शराब नीति को एक्सेप्ट। अभिनव जी, आपके नेटवर्क में कुछ इशू है, आपकी बात हम तक पहुंच नहीं पाई, आप दोबारा रिपीट करेंगे जी। शराब लगातार बिकने की वजह से भी कहीं ना कहीं महिलाओं में आक्रोश है, क्योंकि ब्लैक में वहां शराब बिक रही है। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी के पलटने की वजह से, शराब फिर भी बिकने की वजह से, और लॉ एंड ऑर्डर कमजोर होने की वजह से नीतीश जी को बड़ा नुकसान होगा। और दूसरी बात, मैं विकास पांडे जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि मैं देश के हिंदुओं को लंबे समय से समझा रहा हूँ कि देश का भला कांग्रेस ने कभी नहीं किया। हमेशा देश मुसलमानों को विकसित करने में बड़ा योगदान अटल जी का रहा, भाजपा का रहा। तो इसलिए हिंदू मुसलमान के भाजपा कांग्रेस का बिना फंसे हैं, देश की तरक्की में अपना योगदान दे, देश के विकास में अपना योगदान दे। मंदिर हर घर पे बना है, पूजने वाला एक चाहिए, बढ़ाना है, स्कूलों को बढ़ाइए, आप ले जाना है तो अस्पतालों को ले जाइए। प्रेजेंट समय में ऐसा हुआ है कि भाजपा सरकार ने जितनी भी सरकारी संस्था थी, वो जिनको बंद किया उससे नुकसान तो हुआ, सरकारी अस्पतालों पे भी कहीं ना कहीं बड़ा हस्तक्षेप किया है। और ये जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बांट रहे हैं, मेरा कहना है क्यों नहीं इलाज फ्री कर देते हैं आप? देश की हर जनता को सुविधा दे दीजिए। ये लिमिटेड क्राइटेरिया क्यों? क्या देश में वही लोग हैं जो 5 लाख का इलाज करेंगे? गरीब, एक मिडिल वर्ग सबसे ज्यादा सफर करता है। क्या मिडिल क्लास के लिए कभी मोदी ने कोई ऑफर दिया? क्या कुछ छूट दी? हाँ, कांग्रेस ने अगर उस वक्त महंगाई की थी तो देश की जनता को बहुत कुछ दे भी रहे थे और देश विकसित भी कर रहा था। विकास जी ने शायद कभी ध्यान नहीं दिया। एक गांव से उठा हुआ किसान का बच्चा आज IAS बना है उसी कांग्रेस शासन में। आज मोदी जी को ये 10 साल में सब कुछ, जितने भी IAS बने हैं 2014 के बाद ही बने हैं। देश में कुछ था ही नहीं, देश में ना सड़कें थी, ना बिजली थी, ना लाइट थी, कुछ नहीं था। 2014 के बाद से सारे IAS बने हैं, सारे IAS क्या बात कर रहे हैं इरफान जी? देश में युद्ध क्या लड़ा जाता है? मुसलमान 2014 के बाद बने हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि एक मिडिल क्लास का परिवार का बच्चा जब बीमार होता है तो उसका इलाज कराते वक्त उस मिडिल क्लास के ऊपर कर्जा लग जाता है, फिर वो कर्ज लेते लेते बैंक के तले दब जाता है। और आप कहते हैं विकास कर रहे हैं, पुलवामा हमला रोक रहे हैं, पाकिस्तान की पैंट बजा रहे हैं, चाइना को आपने खदेड़ दिया। चाइना आज भी लंबे समय तक कतार तक इंडिया पे कब्जा किए बैठा है और जिसको आप छुड़लाने की कोशिश करते हैं। मिडिल क्लास के हालात देखिए, उस 5 किलो राशन से घर नहीं चल रहा किसी का। अगर आपको चलाना है, रोजगार मत दीजिए, आप आयुष्मान कार्ड मत दीजिए, आप 15 लाख मत दीजिए, परंतु बोलिए वरना आपके ऊपर केस लग जाएगा। बोलिए पांडे जी, आपके ऊपर केस लग जाएगा। इरफान जी 1 मिनट, अभिनव जी जवाब दे रहे हैं। 1 मिनट इरफान जी, 1 मिनट। देश में जितने करप्टेड लोग हैं, क्या उनमें से किसी भी करप्टेड आदमी को आपने अंदर किया? आप नेताओं को अंदर कर रहे हैं, ठीक है वो बेईमान है, मैं मानता हूँ, आई विल एक्सेप्टेड, बेईमान होंगे, आपने अंदर किया। देश में आज भी 70% ब्यूरोक्रेट्स और अधिकारी करप्टेड है, रिश्वत का पैसा। ठीक है अभिनव जी। विकास जी, आपसे हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी नहीं थी। 2 मिनट माफी चाहूंगा, मैं 2 मिनट माफी चाहूंगा। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आप सभी पैनलिस्टों से
मैं नेक्स्ट टाइम जुड़ता हूँ, और एक फ्लाइट का टाइम होगा तो उससे ठीक है अभिनव जी, ठीक है, हम आपको इजाजत देते हैं। लेकिन विकास जी, इस पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि आपकी सरकार में बेरोजगारी तो है ही, साथ में देश का विकास नहीं हो रहा है, देश के विकास की बात कहाँ हो रही है? देखिए रत्ना जी, बड़ी हैरत होती है कि जब इस देश में हम ये कहते हैं कि जो 26,000 किलोमीटर हाईवे थे, आज 52,000 किलोमीटर हाईवे इस देश में डेवलप हुए हैं। 2014 के बाद दुगने हाईवे हमने डेवलप किए हैं, आजादी के बाद जितने हाईवे डेवलप हुए। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हम नई चीज या हम अलग चीज बताने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पॉलिटिकल आधार है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के मॉडल पे काम करते हैं। आपको हम एक योजना बताते हैं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सबसे पहले कौन लेकर के आया? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। और उनसे जब सवाल किया गया कि इस योजना में तो बहुत पैसे की आवश्यकता होगी, तो ये पैसा कैसे लाएंगे, तो उन्होंने तत्काल ये जवाब दिया था कि हमारी सरकार को ये पता है कि इसमें बहुत पैसे की आवश्यकता है, लेकिन हम जैसे भरे दूध के गिलास में हम अगर चीनी या बुरादा डाल देते हैं, उसके बावजूद भी गिलास नहीं फैलता है, ठीक वैसे ही हम पैसा निकालेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये योजना कैसे पूरी कर ली। आज देख लीजिए, देश के गांव-गांव में सड़क से, मेन सड़क से जोड़ने का काम जब हुआ तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस विजन के कारण हुआ। मैं फिर कहता हूं आपको कि ये बात आप मानने और समझने को तैयार ही नहीं होते। मैंने आपको महंगाई पे बात की, आप तब भी जवाब देने पर तैयार नहीं हुए। महंगाई 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 चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जनता को बताइए तो कि महंगाई है तो ऐसे है, महंगाई है तो महंगाई ऐसे नहीं है होती है। साहब, सिलेंडर उतारिए ना, स्मृति ईरानी के कंधे पे रखिए ना सिलेंडर। बीच में रत्ना जी, जो 400 रुपए का सिलेंडर होने था, स्मृति ईरानी ने कंधे पे सिलेंडर रख के दिल्ली में घूमा था। आप उस कंधे पे दोबारा सिलेंडर रख के दिखाइए ना एक बार। उन्हें दूर रखा करिए। मुझे एक साल नहीं बता पाए श्रद्धेय मोदी जी का कि जिस साल महंगाई डबल डिजिट में रही हो, और कांग्रेस के मैंने 3 साल बताए थे चुनौती के साथ इरफान जी, जब कांग्रेस की सरकार में, जब इंडी गठबंधन की सरकार में लगातार महंगाई डबल डिजिट रही। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है। तो महंगाई डायन थी कांग्रेस के शासन काल में, लेकिन आपसे जवाब नहीं आया। अटल जी ने जब सरकार छोड़ी तो 34 रुपए लीटर पेट्रोल था, और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार गई तो 81 रुपए पेट्रोल था। क्यों भाई, 34 से 81 रुपए ज्यादा बढ़ा या 81 से 96 रुपए ज्यादा बढ़ा? दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी का सब कुछ कमजोर हो चुका है। मानसिक स्तर से तो कमजोर हुई है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, जितने भी राजनीतिक इंडी गठबंधन के हिस्सा, वो सारे के सारे मानसिक स्तर से तो कमजोर हुए ही हैं, लेकिन गणित भी इनका बहुत कमजोर हो गया है। मैंने जवाब मांग दिया, आप जवाब नहीं देते हैं साहब। लेकिन विकास जी, आप डिफरेंस देखिए, 75 साल और 10 साल। 75 साल नहीं, मैं 2004 की बात कर रहा हूँ रत्ना जी। मैं कह रहा हूँ 75 साल के अंदर केवल 26,000 किलोमीटर हाईवे डेवलप हुए थे इस देश के अंदर, और उसके बाद 52,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हाईवे आज हो गए। 2014 तक ये आंकड़ा केवल 26,000 था। जो 75 साल की आप बात करती हो तो उसमें एनालिसिस होना चाहिए। इसीलिए तो आपने कभी देखिए, क्या राहुल गांधी के किसी भी भाषण में ये मिलता है कि हमने ये करके दिया साहब, हमें वोट दे दो, हमने 60 साल में इस देश को यहाँ से यहाँ पहुंचाया, हमें वोट दे दो? कभी मिलता है? नहीं मिलता है। जब राजनीति की बात आती है तो तुष्टीकरण ले आएंगे, और ले आएंगे साहब कि अल्पसंख्यकों को हम अलग से आरक्षण देंगे, चाहे कर्नाटक में हम 10% कोटा दे देंगे, फिर जाकर के हाईकोर्ट को उस पर रोक लगानी पड़ती है। अरे भाई, आपने कुछ किया है तो ये राजनीति क्यों कर रहे हैं आप राहुल गांधी? बताइए इस देश को क्यों? क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। इनकी दादी जी किसमें मस्त रही? अभी इन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि तानाशाही की बात की। तानाशाही की बात वो कांग्रेस पार्टी रत्ना जी कर रही है जिसके शासनकाल में इस देश ने सबसे बड़ा काला अध्याय झेला है, इमरजेंसी। आप जैसे पत्रकार जेल में डाल दिए गए, हमारे और आपके इरफान जी जैसे तमाम नेता और अभिनव पांडे जी जैसे तमाम विश्लेषक जेल में डाल दिए गए और बगैर पूछे केस लाद दिए गए। इस देश के हॉस्पिटल हो, चाहे आपके जेल जा रहे हैं, सरकार जेल बना दिया गया। इस कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में इतिहास है कि 2 मुख्यमंत्री एक साथ जेल भेज दिए गए। तानाशाही का आलम इसे कहते हैं इरफान जी। कभी अगर श्रद्धेय मुलायम सिंह जी होते तो वो बताते कि तानाशाही क्या होती है, कांग्रेस पार्टी की वो बताते। लेकिन अफसोस ये इरफान जी जैसे, अखिलेश जी जैसे तमाम लोग कभी मुलायम सिंह जी के साथ बैठे ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता लगे कांग्रेस कितनी बड़ी तानाशाह थी? लेकिन विकास जी ठीक है, आपने तानाशाही की बात कही है। आपने कहा कि जब इमरजेंसी लगी तो हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोगों को जेल में डाला गया है, लेकिन
ये जो तानाशाही है ये भी तो वक्त के साथ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। पूरा जो रेपिस्ट है, जो महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं, वो बाहर घूम रहे हैं, उन पे तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है ना आपकी सरकार में। देखिए बिल्कुल नहीं, आप सुनिए मेरी बात, सुनिए, बहुत ध्यान से बता रहा हूँ आपको। दिल्ली के कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं रत्ना जी, और उन नेता की एक सीडी वायरल हुई थी, जेल में डाला गया था, उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिलाया, जिनको आज भी पेंशन जारी है। सब जानते हैं, और आप मीडिया जगत में माननीय मुलायम सिंह जी ने क्या किया कांग्रेस पार्टी ने, उसके दूसरी तरफ समझिए भारतीय जनता पार्टी के सेनानी का दर्जा दिलाया था, जो उस वक्त इमरजेंसी के टाइम पे जेल में गए थे, आज भी उनकी पेंशन जारी है। वो लोग आज भी 20,000 रुपए महीना इतने पेंशन पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी का कोई बलात्कारी मित्र इतने महीने जेल में नहीं रहा होगा जितने महीने हमने अपने विधायक को जेल, जितने साल हमने विधायक को जेल कटवा दी, इतने महीने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बलात्कारी मित्र जेल में नहीं रहते। अलबत्ता समाजवादी पार्टी की सरकार में बलात्कारियों को मंत्री बनाना इनकी मजबूरी होता था। ये था समाजवादी पार्टी की सरकार में टिकट दे दिया, बात कर चोर दरवाजे से आ गए। जो बात करते हैं मालूम था कि ब्रजभूषण सिंह जी का 2-3 सीटों पर अगर इनको टिकट नहीं दिया, इनके बेटे को टिकट दे दो, ये जनता को हार जाते करने आए हैं। सच्चाई से कोसों दूर है। ये कभी नहीं बताएंगे कि इन्होंने इस देश को और प्रदेश को दिया क्या। मैं जानता हूं और आप भी जानती हैं कि सच्चाई क्या है, कि जब भी इनसे ये सवाल होगा तो ये इधर उधर की बातें करेंगे। सच्चाई की बात कर रहे हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूँ, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि एक मिनट रुकिए, आप दोनों रुकिए। विकास जी आपने अपना पक्ष रखा, ठीक है विकास जी, इरफान जी को जवाब देने दीजिए। मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि ज्यादा सच्चाई के गुणगान न करें, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम का गुणगान मत करें। इन्हें गुणगान करना है तो 2014 के बाद करना है, वरना इनकी पार्टी को निकाल देगी। जो गुजराती ढंगों का टाइम है, गुजराती ढंगों का टाइम है, उस टाइम का गुणगान करना है आपको साहब। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम का गुणगान करें तो पार्टी आपको बाहर कर देगी। यादव जी का, तेजस्वी यादव जी का, तेज आपकी पार्टी आपको बाहर कर देगी। आप ज्यादा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम के गुणगान करेंगे। आप आजम खान का गुणगान मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आपको डर लगेगा। क्यों? अखिलेश जी ने बायकॉट जो कर दिया है आजम खान का। देखिए, आप सिर्फ अपनी पार्टी पे ध्यान दीजिए, हमारे बारे में ज्यादा ध्यान दीजिए। हम विपक्ष में हैं। आप विपक्ष पर कब तक ठीक रहा रोटियां सेकेंगे? आप विपक्ष पर कब तक ठीक इरफान जी एक मिनट, ठीक है। मुद्दे की चर्चा का वक्त समय जो था हमारा वो खत्म हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो वही बता दें कि जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश हो या चाहे हो मध्य प्रदेश या फिर बिहार, हर जगह राजनीतिक पारा चढ़ रहा है। मौसम के साथ साथ गर्मा गर्मी राजनीति में भी देखने को मिल रही है। और जहां आपको बता दें कि अंतिम चरण की बिहार की 8 सीटों पर 16,634 मतदान केंद्र बनाए गए हैं आखिरी चरण के लिए, और इन केंद्रों पर 1.62 करोड़ लोग वोटिंग करेंगे। 8 लोकसभा सीटों पर 134 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग आजमाएंगे। वहीं इन सभी सीटों पर मतदान की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस चरण में 5 सीटें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के आसपास की हैं, तो 4 सीटें पीएम मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी से सटी हुई हैं। ऐसे में देखना यह है कि यूपी के फाइनल चरण में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन पूर्वांचल का बेड़ा पार करेगा। 7वें चरण में वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, चंदौली, घोसी, गाजीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया और रॉबर्ट्सगंज सीट पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और ये सभी सीटें पूर्वांचल क्षेत्र में आती हैं। 2019 में इन 13 सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी और 2 सीटें उसके सहयोगी यानी कि अपना दल एस ने जीती थी। गाजीपुर और घोसी सीट बसपा के खाते में गई थी। वहीं सपा बसपा दोनों 2019 में साथ थे, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। सपा कांग्रेस मिलकर मैदान में उतरी है, तो बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस और संजय निषाद की निषाद पार्टी से हाथ मिला रखा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी रण में, आखिरी चरण में किसका पलड़ा भारी होता है। फिलहाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।